हेलो बच्चों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं हम लोग एग्रीकल्चर का क्लासेस, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेप्स कल्टीवेशन के बारे में। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ले चुका है जो कि आपका सभी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ हम लोग चला रहे हैं आप लोगों के लिए सफलता संग्राम, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो सारे वीडियो भी आप लोगों के यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, जो यूट्यूब चैनल है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना। तो जो भी बच्चे बीसीईसी के लिए, सीयूईटी, आईसीआर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए लेकर आ गया है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना क्लासेस, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस भी है और ऑनलाइन क्लासेस भी है। ऑफलाइन क्लासेस जो चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस जो अभी 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे आप लोगों को सुविधाएं देने वाले हैं, जिसमें क्लास नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो पहले टेस्ट हुआ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या कराएंगे, सॉल्यूशन देंगे आप लोगों के बीच। और वो सारे के सारे आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा, और साथ ही जो बैचेस आप लोग खरीदेंगे वहाँ से भी मिलेगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज ग्रेप्स कल्टीवेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ग्रेप्स कल्टीवेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल नेम की बात किया जाए, वानस्पतिक नाम, तो बीटिस विनिफेरा। ग्रेप का बोटेनिकल नेम क्या है? बीटिस विनिफेरा। अगर फैमिली की बात किया जाए तो बीटिएसी फैमिली है। कौन सा फैमिली है? बीटिएसी। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n = 38। क्रोमोसोम नंबर 38 होता है। अगर ओरिजिन प्लेस की बात किया जाए, उत्पत्ति स्थान की, सबसे पहले ये कहाँ पे होता था? तो ये जो ब्लैक सी है और कैस्पियन सागर है, काला सागर से कैस्पियन सागर तक इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन होती थी। अगर इंस्टीट्यूट की बात किया जाए, कौन सा संस्थान इससे रिलेटेड है, तो एनआरसी फॉर ग्रेप्स। अगर एनआरसी फॉर ग्रेप्स की बात किया जाए तो ये कहाँ पे आपका है? पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। आप सबको पता भी होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर ग्रेप्स की बात किया जाए तो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। और ये रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो ग्रेप का कल्टीवेशन करते हैं उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप इज नोन एज, तो ग्रेप का जब हम कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी है। बीटी कल्चर किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग अंगूर की खेती करते हैं। अब कह रहा है कि स्टडी ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप इज नोन एज बीनी कल्चर। देखिए, एक है बीटी कल्चर, एक है बीनी कल्चर। तो जो हम अंगूर से शराब बनाते हैं और जो उसका हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीनी कल्चर। अंगूर से शराब बनाने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बीनी कल्चर। अगर पूछे कि स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग, शराब बनाने के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इनोलॉजी। लेकिन अगर कहे कि ग्रेप से जो शराब बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बीनी कल्चर बोलते हैं। और जो शराब ऐसे जो अदर चीज़ों से हम लोग शराब बनाते हैं उसको इनोलॉजी बोलते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक, रेड, ब्लू, पर्पल। जो कलर होता है ग्रेप में, वो अलग अलग उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? पिगमेंट होता है, ठीक है ना। तो जो रेड कलर, ब्लैक और ब्लू कलर होता है, इसके लिए जो जिम्मेदार पिगमेंट है कौन सा है? एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि लाल रंग किसी भी फ्रूट की अगर बात किया जाए कि लाल रंग किसके वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है आपका? टोमेटो है, जिसमें लाल रंग अगर पूछे तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? लाइकोपिन। कौन सा? लाइकोपिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में कि अंगूर का क्या महत्व है। ग्रेप फ्रूट कंटेन 24 to 28% शुगर, और ये जो शुगर है फ्रक्टोज के रूप में क्या है आपका? उपलब्ध है। तो जो ये 24 से 28% इसमें क्या पाया जाता है? शर्करा पाया जाता है।
अगर एसिड की बात किया जाए तो टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है आपका अंगूर में, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टार्टरिक एसिड किस फ्रूट में पाया जाता है, तो आपके अंगूर में। अब है ग्रेप इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, विटामिन B1, B2, ठीक है, B3, B5, B6। तो ये सभी का जो बी कॉम्प्लेक्स है उन सभी का मेन सोर्स कौन सा फ्रूट है, अंगूर है। नेक्स्ट है बॉटनी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तो अगर अंगूर की बात किया जाए तो देखिए, फ्रूट टाइप की बात किया जाए, फल का प्रकार कैसा होता है, तो हमने बताया था जो आप लोगों को गुआवा और बनाना पढ़ाया उसमें बताया था कि बेरी किसको बोलेंगे, जो फ्रूट गुच्छे में लगते हैं जिसमें सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं उसको, और मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में सीड होता है, उसी को हम लोग बेरी बोलते हैं। तो अंगूर भी देखते होंगे आप लोग, गुच्छे में होता है और इसमें भी सीड क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेराइटी हैं जिसमें सीड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलेस वेराइटी बोलते हैं। अगर इडिबल पार्ट की बात किया जाए कि खाने वाला भाग कौन सा है, तो हमने बताया है कि जो फ्रूट होता है, मान लेते हैं ये फ्रूट है, तो इसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्जोकार्प या ईपीकार्प। बीच वाले भाग को हम लोग मीजोकार्प बोलते हैं, और जो गुठली वाला या जो सीड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोकार्प। और ये सभी को मिलाकर तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प। तो हम लोग जो अंगूर का पार्ट खाते हैं वो पेरिकार्प खाते हैं और प्लस प्लेसेंटा खाते हैं, मतलब उसके पूरे फ्रूट को खाना ही क्या है आपका, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। इनफ्लोरोसेंस की बात किया जाए कि पुष्प क्रम किस टाइप का होता है, तो पेनिकल टाइप का होता है। किस टाइप का, पेनिकल। मैंगो में भी कैसा होता है, पेनिकल होता है। अब हम बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ फ्लावर की, किस टाइप का फ्लावर पाया जाता है। तो फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो एक मोनोसियस होता है और दूसरा डायोसियस होता है। कौन कौन सा, मोनोसियस को हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल होता है। डायोसियस को एकलिंगी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लांट पे एक ही होता है, जैसे मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा तो फीमेल। लेकिन अगर ग्रेप की बात किया जाए तो इसमें मेल फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें उभयलिंगी टाइप का क्या पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है। तो जब जिसमें उभयलिंगी टाइप का पाया जाएगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इसमें कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर रेट ऑफ रिस्पायरेशन की बात किया जाए, ठीक है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन का, तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन के आधार पे फ्रूट को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। दूसरा क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वैसे फ्रूट को बोलते हैं जिसको तोड़ने के बाद क्या होता है, वो पक जाता है, जिसमें तोड़ने के बाद भी रिस्पायरेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, वो पक जाता है। और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वैसे होते हैं जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, उसको नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि अंगूर को तोड़ने के बाद क्या वो पकता है या नहीं पकता है। तो अंगूर का जो फ्रूट होता है क्या होता है, नहीं पकता है, तो उसको हम लोग नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट का। देखिए, किसी भी फसल पे क्लाइमेट का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है ना। क्लाइमेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार अगर हम फसल को लगाएंगे तो प्रोडक्शन अधिक होगा। इसके अलावा क्या होगा कि जो रोग लगते हैं या इंसेक्ट लगता है उससे हमारा बचाव हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग समय के अनुसार क्या करते हैं, फसलों को लगाते हैं, उसी अनुसार क्या होगा, प्रोडक्शन आपको मिलेगा। देखते हैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगता है। सेम वैसे भी है, जहाँ देखिए समय अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बनाया गया। जैसे आप लोगों का पढ़ाई का ये समय है जो 3 से 4 महीना, अगर इसमें आप लोग अभी से शुरू से जो बच्चे लग गए हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम निकालना मतलब मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि अगले महीने तैयारी स्टार्ट करेंगे, उसके अगले महीने तैयारी करेंगे, चाहे कोई सोच रहा है मंडे से तैयारी करेंगे, तो
क्या होगा कि आप जितना लेट करते जाइएगा ना उतना ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाइएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे CVT, ICR, VCC की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं यही कहूँगा कि अभी भी समय है, आप सभी बच्चे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप तैयारी को करिए। अगर हम लोगों का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुशल्लफपुर हाट पटना में जो रामपुर नहर है वहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके क्लास को परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने तैयारी को करिए, तैयारी नहीं करिएगा तो फिर पछताइएगा। तैयारी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका एकदम 100% होगा। क्योंकि जब आप तैयारी करिएगा जिस चीज़ को पाने के लिए तो उस चीज़ को निकलना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्लास में हमने सभी चीज़ें बताया है कि हम लोग आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट है, इट इज ए सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। देखिए क्लाइमेट के आधार पे फ्रूट को कितने टाइप में बांटा गया है, 3 टाइप में। एक होता है ट्रॉपिकल जिसको उष्ण फल बोलते हैं, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल, दूसरा आपका क्या है सब ट्रॉपिकल, और तीसरा है टेम्परेट। तीसरा है टेम्परेट, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण, शीत ऋतु वाले, ठीक है ना। इसको बोलते हैं उपोष्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं उष्ण। तो क्या है कि जो ट्रॉपिकल फ्रूट होता है उसके लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा आर्द्र मौसम चाहिए, टेम्परेट के लिए ज़्यादा ठंड मौसम चाहिए, और सब ट्रॉपिकल ये दोनों के बीच का है। सब ट्रॉपिकल क्या है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो ये जो फ्रूट है आपका ग्रेप्स वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। सब ट्रॉपिकल में इसके अलावा पोमग्रेनेट आता है, ये एग्जाम्पल भी पूछता है कि इनमें से सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है। आपका आंवला भी सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा, इसको एरिड में भी हम लोग उगा सकते हैं। इसके अलावा लीची है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीची आपका। फिर ग्रेप है, तो ये सभी किस में आते हैं, आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है सॉइल। सॉइल की अगर बात किया जाए तो सैंडी लोम सॉइल क्या होता है, बलुई जो दोमट मिट्टी होता है इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। अंगूर के कल्टीवेशन के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, सैंडी लोम। अगर पीएच की बात किया जाए तो पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट है वेराइटी। अब हम किस्म की बात करेंगे, अलग अलग किस्म है, इसमें देखेंगे कि किस किस्म का किस वेराइटी का कैरेक्टर क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि अर्का हंस किसकी वेराइटी है। तो ये अर्का हंस अंगूर की वेराइटी है, और ये देखिए इसके फ्रूट जो हैं बहुत पास पास और बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्का कंचन। अर्का कंचन ये थोड़ा क्या होता है कि इसमें कुछ फ्रूट जो ज़्यादा पकते हैं वो क्या होते हैं आपके थोड़ा हल्का रेडिश कलर के हो जाते हैं, रेड टाइप के हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ आपके ग्रीन कलर के हैं, तो ये मतलब मल्टीपल कलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्का कंचन वेराइटी हो गया आपका। नेक्स्ट है दिलखुश। आप देखिए ये दिलखुश, थोड़ा इसका जो फल होता है वो थोड़ा सा हल्का लंबा होता है, ठीक है ना। मतलब इस फ्रूट के तुलना में ये देखिए ये गोल आपका है, लेकिन ये राउंड शेप में और ये आपका लॉन्ग शेप में है, ठीक है, कैप्सूल टाइप का है। तो ये दिलखुश वैरायटी जो है इंपॉर्टेंट है, और इसको खाने से क्या दिल खुश हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपका वैरायटी कौन सा है, दिलखुश। देख रहे हैं कितना है। उसके बाद है मस्कट। मस्कट का जो फ्रूट है ये आपका राउंड टाइप में होता है, और ये इसके फ्रूट बहुत ही क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और इसका जो कैरेक्टर है ये भी कैसा है, आपका जो अर्का कंचन था ना, जैसे उसमें भी क्या था कि कुछ फ्रूट पक जा रहे थे तो उसमें क्या हो जा रहे थे, किस कलर के, आपके रेड टाइप कलर के हो जा रहे थे। नेक्स्ट है आपका परलेट। कौन सा है, परलेट। तो हमने बताया पहला अर्का हंस, अर्का कंचन, ठीक है। इसके अलावा दिलखुश, और उसके बाद क्या हमने बताया, दिलखुश के बाद परलेट आपका है।
परलेट में देखिए इसमें थोड़ा ये जो आपका बंच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुच्छा, जो बंच होता है वो थोड़ा लंबा टाइप का होता है, ठीक है ना, लंबा टाइप का होता है और उसमें काफी मात्रा में क्या लगते हैं, फ्रूट लगते हैं। नेक्स्ट है आपका किशमिश वैली। किशमिश वैली इसको लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है किशमिश वैली किसका इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ग्रेप का है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ग्रेप की कौन ऐसी वेराइटी है जिसको किशमिश बनाने के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा है, किशमिश वैली, ठीक है ना। नाम से ही स्पष्ट है कि ये किशमिश वैली नाम है और ये किशमिश बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनाबे शाही और तासे गणेश, बहुत ये दोनों को इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। अनाबे शाही तो कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिया है, ठीक है। और तासे गणेश को इसलिए पूछता है क्योंकि ये सीडलेस वैरायटी है, इसके फ्रूट में क्या होता है, सीड नहीं होता है, इसके फ्रूट में सीड नहीं होता है। ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पास में बहुत ज़्यादा गुच्छा होता है इसमें, ठीक है ना, प्रोडक्शन भी हाई होता है। और अनाबे शाही ये महाराष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तासे गणेश हो गया आपका सीडलेस वेराइटी। नेक्स्ट है, अब सीडलेस वेराइटी की ही बात कर लेते हैं। 3 सीडलेस वेराइटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है थॉमसन सीडलेस, सीडलेस नाम में लगा हुआ है तो ये क्या है, इसमें सीड नहीं है। ये देखिए इसके फ्रूट भी क्या है आपके लॉन्ग टाइप के हैं, ठीक है ना, इसमें भी लंबा लंबा है आपका। उसके बाद है ये है आपका ब्यूटी सीडलेस, ठीक है ना। ब्यूटी सीडलेस का कलर ब्लैक कलर का होता है, कलर होता है ब्लैक लेकिन नाम देखिए ब्यूटी, ठीक है ना। तो यही सारी बात है, नाम पे मत जाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नाम ब्यूटी है तो ये ब्यूटी देखने में भी लगेगा, नहीं, नाम ब्यूटी है लेकिन फ्रूट कैसा है, ब्लैक टाइप का है। अब चलिए नेक्स्ट है पूसा सीडलेस। पूसा सीडलेस ये पूसा से निकला हुआ वेराइटी है और इसमें देखिए ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है और पास और इसका राउंड शेप में इसका फ्रूट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे एक तो कंट्री लेवल पे देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे, और दूसरा देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो चाइना इज ए नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप इन वर्ल्ड। विश्व में चीन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेप का उत्पादन करने वाला कंट्री है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है इटली और तीसरे नंबर पे है स्पेन। ये दोनों जो है यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है ना। कौन से कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। और फ्रांस भी में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। फ्रांस में भी दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या है, इटली और स्पेन। अगर इंडिया लेवल पे बात किया जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसकी खेती होती है, प्रोडक्शन भी होता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, बेस्ट, वहाँ पे सॉइल भी है। और वहीं पे हमने बताया था ना कि NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप भी कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्शन देख लिए। देश लेवल पे पूछेगा तो चाइना और स्टेट पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है स्पेसिंग की हम बात कर लेते हैं। किसकी, स्पेसिंग की, कितने दूरी पे इसके हम प्लांट को लगाते हैं, ठीक है ना। तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब लाइन से लाइन 3 मीटर रहेगा और प्लांट से प्लांट भी कितना मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं, हमने पिछले क्लास में भी इसको समझाया है कि ये आपका लाइन हो गया, जैसे ये पूरा आपका फील्ड और ये मान लेते हैं लाइन हो गया, तो ये भी आपका एक लाइन हुआ, ठीक है। तो अब हम फ्रूट को लगाएंगे, तो एक पेड़ को यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, 3 मीटर, और इसके बीच का दूरी कितना होगा, 3 मीटर। अगर इसको हम लोग 3-3 मीटर ऐसे किए तो ये वर्गाकार का रूप लेगा। तो इसी तरह से हम लोग फ्रूट को वर्गाकार विधि में लगाते हैं। अब है प्रोपगेशन मेथड। तो प्रोपगेशन मेथड की अगर बात किया जाए तो हमने बताया था प्रोपगेशन 2 टाइप के, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम लोग सीड से उसका प्रोपगेशन करते हैं, और जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्वेश्चन पूछता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि पौधे के जो अन्य भाग हैं सीड को छोड़ के, जैसे आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया और लीफ हो गया, अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, जब प्रोपगेशन करेंगे तो उसी को वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। तो हम लोग जो आपका अंगूर में प्रोपगेशन होता है वो हार्ड वुड स्टेम कटिंग होता है, सख्त तना कर्तन विधि, जो उसका हार्ड वाला तना होता है उसको काट कर लाते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि इसमें एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है और किस माध्यम से, स्टेम के माध्यम से। उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट वुड होता है, एक सेमी आपका हार्ड होता है और एक आपका हार्ड वुड कटिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग हार्ड वाला लगाते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात किया जाए तो देखिए, जो फ्रूट हम लोग पढ़ते हैं उसमें ट्रेनिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जो आपका बागवानी होता है उसको एक सुंदर शेप देने के लिए, ठीक है ना, आकार देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग का मेथड अपनाते हैं। और दूसरा चीज होता है प्रूनिंग। ट्रेनिंग का हिंदी होता है संधाई और प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। तो जिसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जब हम कटाई छटाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रूनिंग। और जब हम एक विशेष रूप का आकार या रूप देते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं किस लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए। ट्रेनिंग में हम करते हैं कि पौधे का एक शेप दे सके, एक आकार दे सके, उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग ए प्लांट ग्रोथ इनटू ए स्पेसिफिक शेप या फॉर्म। जब एक स्पेसिफिक हम लोग शेप या आकार देने के लिए जब हम करते हैं जो प्रोसेस, उसी को ट्रेनिंग बोलते हैं। अब देखिए, जो अंगूर में ट्रेनिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है ट्रेनिंग का। तो कौन कौन से मेथड से करते हैं? तो देखिए, ट्रेनिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉमन मेथड और दूसरा होता है स्पेशल मेथड, ठीक है। कॉमन मेथड में जैसे हम ऐसे नॉर्मली जो अपनाते हैं उसको कर लेते हैं, लेकिन स्पेशल मेथड में क्या होता है कि उसको अलग अलग तरीके से हम उसमें कार्य करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल मेथड का ही पार्ट है ये सारे और जो ग्रेप में ट्रेनिंग होता है वो 4 टाइप के ट्रेनिंग है जो अलग अलग टाइप के हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हेड सिस्टम, ठीक है, दूसरा है नीफिंग सिस्टम, तीसरा है टेलीफोन सिस्टम, चौथा है बोअर सिस्टम। अब इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले हेड सिस्टम को, कि हेड का कैसा आकार होगा तो उसका प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है। देखिए, ये है आपका हेड सिस्टम ट्रेनिंग। क्या है? हेड सिस्टम ट्रेनिंग है। इसमें देखिए, इसके हेड को हम लोग क्या किए हैं, एक शेप और साइज, शेप और आकार दिए हैं, जिसमें क्या है कि इसके हेड को ऊपर से हटा दिए हैं और क्या है कि इसके अलग अलग ब्रांच निकले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हेड सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है आपका निफिंग सिस्टम। निफिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि जैसे ही जो मेन हेड होता है उसको लाकर मोड़ के और हम लोग एक रस्सी की सहायता से क्या करते हैं, इस पे लटका देते हैं, सहारा देते हैं, ठीक है ना, और एक स्पेशल रूप इसका आ जाता है, आकार आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया निफिंग सिस्टम। दूसरा है आपका टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि इसमें अलग क्या होता है कि जो हेड सिस्टम होता है वो तो इसमें नहीं, वो हेड सिस्टम हमने बताया कि हेड में क्या करते हैं, उसको हेड को अलग कर देते हैं और उसमें क्या होता है, ब्रांचेस निकल आते हैं। इसमें क्या है कि आपका देखिए, इसमें ब्रांचेस बहुत अधिक निकलते हैं, ठीक है ना, और इसमें 2 तरफ से हम क्या करते हैं, इसको सहारा दे देते हैं, ठीक है ना, और एक शेप और ये आकार अलग रूप का ले लेता है। इसी को हम लोग टेलीफोन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है जो चौथा है, उसको हम लोग बोलते हैं बोअर या पंडाल सिस्टम। पंडाल सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है। पंडाल सिस्टम की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट में एक पंडाल टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसके जो ब्रांचेस होते हैं उस पर फैल जाते हैं, ताकि क्या हो कि ब्रांचेस जब फैलेंगे तो इसमें जो फ्रूट लगेगा वो स्वस्थ होगा और क्या होगा, उसका क्वालिटी भी क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ प्रूनिंग। जैसा कि हमने बताया ट्रेनिंग और प्रूनिंग।
ट्रेनिंग क्या करते हैं, शेप और साइज के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो प्रोसेस उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। और प्रूनिंग क्या होता है कि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जब कटाई छटाई करते हैं उसको प्रूनिंग करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया की अगर बात किया जाए तो दिसंबर से जनवरी में हम क्या करते हैं, इसमें प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अंगूर में उत्तर भारत में कटाई छटाई कब करते हैं, तो दिसंबर से जनवरी में करते हैं। यील्ड की बात करें, इसका मतलब होता है उपज, कि 1 हेक्टेयर में कितना उपज हुआ। तो एक है आपका सीडलेस वेराइटी जिसमें बीज नहीं होता है, और दूसरा होता है सीडेड वेराइटी जिसमें बीज होता है। तो दोनों का अलग अलग क्या है, आपका यील्ड है। तो जो सीडलेस वेराइटी है उसमें 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है, और जो आपका सीडेड वेराइटी है 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर इसमें आपका उपज होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन। जो प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात किया जाए तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम मेनली रूप से 2 चीज़ों से बचाते हैं। एक तो आपका डिजीज से बचाना है, और दूसरा जो इंसेक्ट लगते हैं उससे बचाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंगूर में कौन सा डिजीज लगता है। 2 इंपॉर्टेंट डिजीज है, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है, और ये 2 डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी का मतलब ही होता है नीचे की तरफ, डाउन होना। तो जो इसके सिम्टम दिखेंगे, तो जो प्लांट का जो लीफ होता है उसके निचले पार्ट पे, मतलब लोअर पार्ट पे इसके सिम्टम दिखेंगे। और ये फंगस से लगने वाला बीमारी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो फसलों में जितने भी बीमारी लगते हैं, सबसे ज़्यादा अगर बीमारी लगता है तो फंगस से लगता है। उसके बाद आपके बैक्टीरिया और वायरस है, फिर निमेटोड है। सबसे ज़्यादा फंगस से लगता है। तो अगर जितने भी मिल्ड्यू हैं, डाउनी मिल्ड्यू का है, रस्ट का है, विल्ट का है, ये सभी के सभी किससे लगते हैं, आपके फंगस से। तो ये कवक के कारण होता है, और उसके लिए जो कवक जिम्मेदार है उसका नाम है प्लाज्मापोरा विटिकोला। यहाँ पूरा कर लीजिए, प्लाज्मापोरा विटिकोला। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ग्रेप में, ठीक है ना। और ये मेजर डिजीज है ग्रेप का। इसी के कारण क्या हुआ था कि जब यूरोप में, आपको पता होगा कि जो फ्रांस कंट्री है और इटली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाइन बनता है, ठीक है ना, ग्रेप से। और जो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पे सिट्रस फ्रूट और अंगूर वाले फ्रूट का प्रोडक्शन अधिक होता है। तो जितने भी इंडस्ट्री थे वाइन के, वो क्या हुआ, जब ये बीमारी लगा 1870 के करीब में, ये जब डिजीज आया आपका किसमें, ग्रेप में, तो वहाँ के जितने भी वाइन इंडस्ट्री थे सारे के सारे कोलैप्स कर गए, बंद पड़ गए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था आपका अंगूर का, तो इसलिए वहाँ के सारे इंडस्ट्री बंद हो गए थे। और वहाँ जो बेस है, वहाँ इकोनॉमिकल जो बेस है वो वाइन इंडस्ट्री पे ही टिका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। जो पाउडरी मिल्ड्यू, इसका सीधा उल्टा है ये बीमारी। जैसे इसमें पत्तियों के निचले सतह पे इसके सिम्टम लक्षण दिख रहे थे, तो इसमें पौधे के जो ऊपरा सतह है, ये पोर्शन, इस पे इसका सिम्टम दिखेगा। और ये भी फंगस से लगने वाला डिजीज है। और इसके लिए जो फंगस जिम्मेदार है, अंसिन्यूला नेकेटर। कौन सा, अंसिन्यूला नेकेटर फंगस इसके लिए जिम्मेदार है। और इसका ये परफेक्ट स्टेज आपका इरिसाइफी वीटी भी है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में ये अंसिन्यूला नेकेटर रहता है, ठीक है। तो ये 2 बीमारी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंसेक्ट के बारे में देखेंगे। इंसेक्ट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और जो इसके साइंटिस्ट होते हैं एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो पहला जो है इसमें थ्रिप्स, ठीक है, और दूसरा है लीफ रोलर। सिर्फ हम यहाँ पे नाम जानेंगे इंसेक्ट का कि अंगूर में कौन सा इंसेक्ट लगता है। जब हम लोग एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स, कि थ्रिप्स में कितने स्टेज होते हैं, कौन सा स्टेज सबसे घातक या खतरनाक होता है। तो इस तरह से तीसरा जो पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विकार। मतलब किसी एलिमेंट की कमी से जब कोई लक्षण दिखने लगता है प्लांट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब उसके आंतरिक जो विकार है उसके लिए जो कौन सा जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला है हेन एंड चिकन डिजीज। क्वेश्चन पूछता है कि हेन एंड चिकन डिजीज किस फ्रूट में लगता है। ऑप्शन में चिकन भी रहेगा, चिकन मत मार देना तुम लोग, ठीक है। तो क्या रहेगा, ग्रेप्स, ठीक है। तो इसके लिए
किस में डिजीज लगता है? ये ग्रेप्स में। और ये क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि जो हैन एंड चिकन डिजीज ग्रेप्स में लगता है वो किस एलिमेंट की कमी से? तो बोरान की कमी से लगता है। और एक चीज हमने बताया था जब लीची पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि लीची में जो सबसे मेजर समस्या होता है वो फ्रूट क्रैकिंग का होता है, फल फट जाता है। तो वो भी किसकी वजह से होता है? बोरान डिफिशियंसी की कमी से, बोरान की कमी से, ठीक है ना। जो फ्रूट क्रैकिंग होता है किसी भी फ्रूट में, चाहे आपका लीची हो चाहे आपका अनार हो, ठीक है ना, किसी में भी अगर फ्रूट क्रैकिंग की बात किया जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोरान है। जो दूसरा आपका है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैलिक्स इंड रॉट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रूट होता है वो समाप्त होने लगता है, और इसकी किसके कमी से? डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग लगता है आपका? कैलिक्स इंड रॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो दैहिक विकार था, जो दो मुख्य रूप से है आपके अंगूर में, और दो बीमारी हमने बताया और दो इंसेक्ट, दोनों जो बीमारी है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू वाला सबसे ज़्यादा पूछता है, जो प्लाज्मापोरा विटिकोला की वजह से हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ पे चर्चा कर लिए। नेक्स्ट हम लोग अब इससे रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन है उसके लिए जो आप लोगों का सफलता संग्राम सीरीज चल रहा है उसमें कल इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो साथ ही जो भी बच्चे ICR CUT और BCC का तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे जुड़ जाएं। अगर जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके आप लोग क्लास को परचेज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो पटना में आना पड़ेगा आपको, मुसल्लापुर हाट, रामपुर नहर के किनारे। इस तरह से हम लोग का जो क्लासेस ऑनलाइन होने वाला है वो 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और खासकर ये टारगेटेड जो बैच है इसमें हम लोग BCC और CUT ICR के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। और बहुत सारा वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं आप लोगों को, जिसमें MCQ क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ क्लास है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग हम लोग फसलों का क्लास लेकर आ रहे हैं। पहले तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं हॉर्टिकल्चर, इसके बाद हम लोग आप लोगों को राइस वीट जितने भी क्रॉप हैं उसके देंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, और इसके अलावा जो आपका बायोलॉजी है उसका भी क्लासेस आप लोगों को हम लोग देंगे। यूट्यूब पे कुछ क्लास रहेगा और कुछ आपका ऐप पे क्लासेस रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो MCQ सीरीज है